हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप लोग सब कैसे हो? वीडियोस देख रहे हो ना? आज हम इस नए वीडियो में क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन के 9वें चैप्टर वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व या फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अब वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि वित्तीय नियोजन क्या होता है। तो वित्तीय नियोजन को एक लाइन में बता के मैं अपना आगे का शुरू करूंगी कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्रियाओं का पूर्व नियोजन करना ही वित्तीय नियोजन है। किसी भी संस्था के लिए या किसी भी उपक्रम के लिए वित्तीय क्रियाओं को पूर्व निर्धारित तरीके से नियोजित करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। वित्तीय नियोजन, अब हम देखते हैं कि वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो वो इसमें पहला है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का वित्तीय नियोजन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बड़े व्यवसाय जैसे पूंजी प्रधान व्यवसाय हैं, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसमें वित्त की ज्यादा आवश्यकता होती है। जबकि यदि श्रम प्रधान उद्योग हैं, जैसे हथकरघा उद्योग है, चूड़ी उद्योग है, खिलौना बनाने का उद्योग है, जिनमें श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, यहाँ पर वित्त की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो वित्त की व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वित्त कितना होना चाहिए। दूसरा, व्यवसाय का आकार। बड़े उद्यम वाले उद्योगों के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है और छोटे उपक्रम वाले वित्त के व्यवसाय के लिए कम वित्त की आवश्यकता होती है। फिर अगला है व्यवसायी की साख। अच्छी साख वाले व्यवसायी को वित्त की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है और प्रतिष्ठित उद्यमियों के आईपीओ कई गुना बढ़े होते हैं, इसलिए उनको वित्त आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो छोटे और अप्रतिष्ठित व्यवसायी होते हैं, उनको वित्त प्राप्त करने में कठिनाई जाती है। तो वित्त जब नियोजित किया जाता है तो साख देखना भी आवश्यक होता है। अगला है व्यवसाय में जोखिम। अधिक जोखिम पूर्ण व्यवसायियों से को बाहरी ऋण कम प्राप्त होता है। ऐसे व्यवसाय जिनमें बहुत जोखिम है, उनको कोई भी बाहर से ऋण देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता है। तो इनके पास स्वामित्व वाली पूंजी ही इनकी आवश्यकता को पूरा करती है। जबकि इसके विपरीत यदि कम जोखिम वाले व्यवसाय हैं, तो इनको बाहरी ऋण बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर अगला है व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय की प्रकृति भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती है। ऐसे व्यवसाय जिनमें आय की नियमितता और स्थिरता होती है, वहां पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां आय होती रहती है। इसके विपरीत जहां पर व्यवसायी को आय की अनिश्चितता होती है, आय में बहुत उच्चावचन होते हैं, तो ऐसे में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर विस्तार की संभावनाएं। व्यवसाय के विस्तार की संभावना वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती है। ऐसे व्यवसायों में भविष्य में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लोचदार वित्तीय नियोजन आवश्यक होता है। फिर अगला है सरकारी नीति एवं नियंत्रण। सरकार की नीतियां और नियंत्रण भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करता है। वित्तीय नियोजन करते समय ऋण पूंजी और स्वामी पूंजी का अनुपात सरकारी नीति और निर्देशों के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। फिर अगला है पट्टे की सुविधा। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें स्थायी संपत्तियां पट्टे पर उपलब्ध की जाती हैं, वहां पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि जिन व्यवसायों में पट्टे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, वहां अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जब भी वित्तीय नियोजन किया जाए,
पट्टे की सुविधा है या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर ही वित्तीय नियोजन किया जाना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है वित्तीय नियोजन का महत्व। इसमें पहला है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। व्यवसाय के प्रवर्तन के समय, यानी जब प्रमोशन किया जाता है उसका, उस समय व्यवसाय के आकार और संभावित विस्तार के अनुरूप वित्तीय नियोजन किया जाना चाहिए। फिर है पर्याप्त कोष। वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध करवाया जाता है। भावी प्राप्तियों, भुगतानों का अनुमान लगाकर पर्याप्त कोष की व्यवस्था करना और उसका प्रभावी प्रयोग करना वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है व्यवसाय का कुशल संचालन। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया वित्त पर आधारित ही होती है। वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय को जब पर्याप्त वित्त सुगमता से उपलब्ध हो जाता है तो व्यवसाय का कुशल संचालन हो पाता है। अगला है भविष्य से जुड़ाव। वित्तीय नियोजन वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है। वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य है भविष्य के लिए नियोजन करना। फिर अगला है पर्याप्त तरलता। प्रत्येक व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी पूंजी का कुछ अंश, पर्याप्त अंश तरल रूप में रखे, ताकि यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उस समय तरल पूंजी ही ज्यादा काम आती है। फिर अगला है निर्भरता। व्यवसाय की समस्त योजनाएं कार्य की वित्तीय नियोजन पर ही निर्भर है। तो वित्तीय नियोजन की असफलता संपूर्ण व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। सामंजस्य। वित्तीय नियोजन विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य के अभाव में वित्त की एक साथ मांग आ सकती है या एक साथ व्यवसाय में निरुपयोगी वित्त एकत्रित भी हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि ये सभी विभागों में सामंजस्य हो। न ही किसी भी उपक्रम में अधिक वित्त आना चाहिए और न ही एकदम अचानक अधिक वित्त की आवश्यकता होनी चाहिए या अधिक वित्त जाना चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियां उपक्रम के लिए खतरनाक होती है। फिर अगला है पूंजी पर उचित प्रत्याय। व्यवसाय का मूल्यांकन निवेश पर प्राप्त होने वाले रिटर्न से होता है। निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न यदि दिया जाए तो वित्तीय नियोजन सफल कहलाता है। इसलिए जब पर्याप्त उनको रिटर्न मिलेगा तो वो आगे भी अपनी पूंजी व्यवसाय में लगाते रहेंगे। फिर है वित्तीय नियंत्रण। नियंत्रण के अभाव में सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के प्रमाप निर्धारित करने के लिए वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है और निष्पादन के प्रमाप की तुलना भी वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से की जा सकती है। विचलन की स्थिति में कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। अगला है पूंजी की सुरक्षा। वित्तीय नियोजन के द्वारा निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा की जाती है। निवेशक अपनी पूंजी पर आय एवं सुरक्षा दोनों चाहते हैं। इस बात की पूर्ति वित्तीय नियोजन के द्वारा ही की जा सकती है। अगला टॉपिक है हमारा वित्तीय नियोजन की सीमाएं। तो पूर्वानुमानों पर आधारित। वित्तीय नियोजन भविष्य की परिस्थितियों के पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। भविष्य अपनी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। भविष्य में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। भविष्य की अनिश्चितता वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती है। फिर है समन्वय का अभाव। वित्तीय नियोजन का क्षेत्र संपूर्ण व्यवसाय होता है। उससे संबंधित अनेक घटक होते हैं और जब इन घटकों में समन्वय नहीं होता है तो वित्तीय नियोजन असफल हो जाता है। फिर समयानुसार परिवर्तन। वित्तीय नियोजन वर्तमान परिस्थिति अनुरूप किया जाता है। समय के साथ साथ इन परिस्थितियों में परिवर्तन भी आता है।
जिससे वित्तीय नियोजन प्रभावित होता है। फिर है बौद्धिक कार्य। वित्तीय नियोजन एक गहन बौद्धिक कार्य है, गहन चिंतन की आवश्यकता है वित्तीय नियोजन के लिए। और यदि वित्तीय प्रबंधकों के ज्ञान की गहनता में कमी होगी तो वित्तीय नियोजन को वह निष्फल कर देगी, सफल नहीं हो पाएगा। फिर अगला है हमारा अगला टॉपिक पूंजी संरचना या पूंजीकरण या कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटलाइजेशन। हम देखते हैं कि किसी भी उपक्रम में पूंजी संरचना या पूंजीकरण क्या है। तो दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात को ही पूंजी संरचना कहते हैं। यानी जिन जिन माध्यमों से दीर्घकालीन वित्त लिया गया है कंपनी के लिए, उन स्रोतों में क्या अनुपात होना चाहिए, ये कहलाता है पूंजी संरचना। कंपनी की पूंजी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में, जैसे समता अंश हो गया, पूर्वाधिकार अंश हो गया, ऋण पत्र हो गया और दूसरे अन्य ऋण पत्रों में विभाजित रहती है। इन विभिन्न प्रतिभूतियों का आपस में अनुपात कितना होना चाहिए, ये पूंजी संरचना कहलाती है। पूंजी संरचना को ही पूंजी संगठन, पूंजी कलेवर, पूंजी स्वरूप नामों से बुलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि पूंजी संरचना की परिभाषा। तो वेस्टन एवं ब्राइम के अनुसार पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंध होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान अंशों और शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनुकूलतम पूंजी के आवश्यक तत्व। लेकिन यह अनुकूलतम पूंजी क्या है? तो यदि कंपनी के समस्त अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश प्राप्त होता है तो यह माना जाता है कि कंपनी की पूंजी संरचना अनुकूलतम है। यानी सभी पैसा लगाने वालों को यदि उनका उचित रिटर्न मिल जाता है तो ऐसा पूंजी संरचना ये अनुकूलतम कहलाती है। और इन अनुकूलतम पूंजी संरचना के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है? उसमें पहला है सरलता। कंपनी के प्रारंभ के समय उसकी पूंजी संरचना सरलतम होनी चाहिए। प्रारंभ में कम प्रकार की प्रतिभूतियों से ही धन संग्रह किया जाना चाहिए। यदि प्रारंभ में ही अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों से धन लिया जाए तो विनियोक्ता जो है वो भ्रमित हो जाएगा और लाभ अंशधारियों को प्राप्त ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर है न्यूनतम लागत। पूंजी को प्राप्त करने और उसके व्यय करने की लागत सबसे कम होनी चाहिए। लोचपूर्ण। कंपनी का पूंजी ढांचा जो है वो लोचपूर्ण होना चाहिए, समय अनुसार उसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए। फिर है वैधानिकता। कंपनी की पूंजी संरचना कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों के तहत वैधानिक होनी चाहिए। फिर तरलता। कंपनी के संपत्ति का सम्मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए कि संस्था के पास सदैव कुछ पूंजी तरल रूप में रहे। नियंत्रण। कंपनी की पूंजी संरचना कंपनी की समता अंशधारियों के नियंत्रण में होनी चाहिए। फिर विकास प्रेरक। कंपनी की पूंजी संरचना विकास प्रेरक होनी चाहिए ताकि कंपनी आगे विकास कर सके। फिर है सुरक्षा। कंपनी की पूंजी संरचना निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, तभी वो आगे भी सुरक्षित महसूस करके किसी भी उपक्रम में अपना वित्त लगाएंगे। थैंक यू।